नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इंसान के पास अनंत ध्वनियों के उत्पादन की या उच्चारण की क्षमता होती है, लेकिन भाषा में या वाक् में हम उन्हीं ध्वनियों का ग्रहण करते हैं जो संप्रेष्य अर्थ के संकेतक होते हैं, यानी कथ्य रचना की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। भाषा में प्रयुक्त इन ध्वनियों को आजकल हम स्वन कहते हैं। ये स्वन भी अगणित संख्या में होते हैं। प्राचीन काल से ही भाषा विज्ञानी उनके भाषागत वितरण का अध्ययन करते हुए उच्चारणगत स्वरूप की समता और विषमता के आधार पर, यानी प्रयत्न और उच्चारण स्थान की ठोस भेदकता के आधार पर, उन स्वन रूप असंख्य व्यक्तियों को कई जातियों में वर्गीकृत करते रहे हैं, जिससे भाषा का विवेचन संभव हो। स्वन रूप व्यक्तियों को जिन विभिन्न जातियों में विभक्त किया जाता है, उन्हें परंपरा में वर्ण कहा गया है, जिन्हें हम आज स्वनिम कह रहे हैं। बल्कि अधिक सही यह कहना होगा कि स्वनिमों में से जो खंड्य स्वनिम नामक प्रमुख भेद है, वही प्राचीन काल में या प्राचीन काल से वर्ण कहला रहा है। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। कुछ शब्द लेते हैं। कल, कान, कूल, काम, कोप, कीट। इन शब्दों में आई पहली ध्वनि क वस्तुतः एक नहीं है। हर शब्द का क अलग है, भले उसे एक ही जाति नाम क से अभिहित हम कर रहे हों, परंतु हर क की औच्चारणिक स्थिति भिन्न है। स्थूल दृष्टि से चलने के कारण भले हम इस भेद की परवाह न करें, पर ध्वनि तरंगों के लेखन करने वाले यंत्र में इन सभी कवों में अंतर लक्षित हो जाएगा। क के इतने रूप यहाँ पास की ध्वनियों के सान्निध्य के कारण बन रहे हैं। उक्त शब्दों में क्रमशः जैसे कल में अ जोड़ ल का संयोग है, कान में आ जोड़ न का, कूल में उ जोड़ ल का, काम में आ जोड़ म का, कोप में ओ जोड़ प का और कीट में ई जोड़ ट के संयोग के कारण इन सभी शब्दों के क अलग अलग हो रहे हैं। जब कभी उच्चारणकर्ताओं की प्रकृतियों यानी उनके उच्चारण अंगों यानी वागंगों के भेद के कारण भी क के इन रूपों के भी बहुरूपी हो जाने की संभावना है। अर्थात कल का क यदि हम उसे एक औच्चारणिक स्वरूप में माने तो कल का क ही एक व्यक्ति एक तरह से बोलेगा और दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार से। फिर स्थान और काल के भेद से एक ही व्यक्ति का उच्चारित क हर बार अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार विचार करने पर क ही असंख्य हो जाएंगे। भाषा की सारी ध्वनियाँ वस्तुतः अगणित, असंख्य या अनंत होती हैं। तब विवेचन के लाघव के लिए, विवेचन की सुकरता के लिए यह माना गया कि इन असंख्य कवों
या असंख्य खवों, असंख्य गवों के प्रयत्न व उच्चारण स्थान की ठोस समानता के आधार पर इन्हें एक ही क, ख या ग जाति का मानेंगे। जाति नाम को ही वर्ण कहने की प्राचीन परंपरा रही है। प्रयत्न और उच्चारण स्थान की ठोस भेदकता के आधार पर ही ये असंख्य क भाषा में आए असंख्य खवों, असंख्य पवों या असंख्य शवों या हवों से भिन्न स्वरूप के हैं। इसी से अलग वर्ग यानी अलग जाति अर्थात अलग वर्ण के रूप में परिगणित होते हैं। जाति नाम अर्थात वर्ण के उल्लेख से उसमें आगत सभी स्वर्ण रूप व्यक्तियों यानी असंख्य कवों, असंख्य खवों आदि का उल्लेख हो जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि स्वन है तो उच्चारण की सबसे छोटी इकाई सिलेबल या अक्षर है। अक्षर की परिभाषा वाजसनेय प्रातिशाख्य में इस तरह से दी हुई है कि सभी स्वर अपने आप में अक्षर हैं और स्वर युक्त व्यंजन भी अक्षर हैं। सिलेबल अर्थात सांस के एक झटके में या एक हृदस्पंद में उच्चरित स्वन या स्वन समूह। जाहिर सी बात है कि बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि स्वर सहित व्यंजन भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई हुई और स्वर भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई हुई, यानी सिलेबल या अक्षर भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई है। वर्ण को या स्वन को सबसे छोटी उच्चरित इकाई कहने में यही असुविधा है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में उच्चरित नहीं हो सकते बिना स्वरों के सहयोग के। वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, इनके उच्चारण का क्या विज्ञान है, इसे हम यदि ठीक से समझ लें तो वर्णों के औच्चारणिक स्वरूप को समझना शायद अधिक सुकर होगा। वर्णों का उच्चारण या उत्पादन वस्तुतः प्रयत्न, स्थान और कर्ण के सामूहिक खेल का परिणाम है। प्रयत्न, स्थान मतलब उच्चारण स्थान, और कर्ण, इनके सामूहिक खेल का प्रतिफल होता है वर्णों का उच्चारण। किसी न किसी प्रयत्न के तहत कर्ण किसी स्थान को लक्ष्य कर स्पर्श या स्पर्श हेतु प्रयास वाली क्रिया करता है, जिसका परिणाम हमें वर्ण के आविर्भाव के रूप में श्रुतिगोचर होता है। परंतु इस समस्त प्रक्रिया का घटित होना निर्भर करता है प्राणवायु के उस रूप पर जिसे निःश्वास कहा जाता है, अर्थात श्वसन क्रिया में बाहर निकलने वाली कथित दूषित या निरर्थक वायु ही वर्णों के उत्पादन या उच्चारण का आधारभूत हेतु है। फुफ्फुस अर्थात फेफड़ा, उसी से प्रक्षिप्त यह निश्वास भाषा में प्रयुक्त वर्णों का रूप धरकर प्रकट होता है, परंतु यह बिना अवरोध के बाहर निकल जाए तो कोई वर्ण आविर्भूत या उच्चरित नहीं होगा। अवरोध का प्रयास कर्ण करता है और जिस स्थान को लक्ष्य बनाकर यह प्रयास करता है वह स्थान यानी उच्चारण स्थान कहलाता है। तो इस तरह से वर्ण उच्चारण के लिए उपकारक तत्व, पहला
निश्वास वायु, दूसरा वागेंद्रिय या वागंग। और इन सब का अनुप्रयोग किसी प्रयत्न के ही अंतर्गत होता है, यह नहीं भूलना चाहिए। वागेंद्रिय के दो प्रकार या दो रूप हैं। एक स्थान यानी उच्चारण स्थान, ये उच्चारण प्रक्रिया में अचल रहते हैं। और दूसरे प्रकार को करण कहते हैं, ये उच्चारण प्रक्रिया में चलायमान रहते हैं। स्थान ये मुख्यतः 7 हैं: काकल या कौवा या अलीजिह्वा। दूसरा स्थान है कंठ अर्थात कोमल तालु। तीसरा स्थान है तालु अर्थात कठोर तालु। चौथा स्थान है मूर्धा। पांचवा स्थान है वर्त्स यानी जो मूर्धा है, मुख गुहा की ऊपरी छत, उसी का वो सबसे किनारे वाला हिस्सा जो भीतरी मसूड़े के रूप में ऊपर है, वर्त्स, ऊपरी मसूड़ा। और छठा स्थान है दंत और 7वां स्थान है ओष्ठ यानी ऊपरी होंठ। यहाँ ध्यातव्य यह है कि प्राचीन काल से ही निचले ओष्ठ को अधर तथा ऊपरी ओष्ठ को ओष्ठ कहने की एक परंपरा भी रही है। कर्ण 5 हैं। जिह्वा या जीभ, यही सबसे प्रधान कर्ण है। विवेचना की दृष्टि से इसको 3 अंगों में विभक्त भी किया जाता है: अग्र, मध्य और पश्च। दूसरा कर्ण है अधरोष्ठ यानी निचला होंठ। और तीसरा कर्ण है कोमल तालु। चौथा कर्ण है स्वरतंत्री। और 5वां कर्ण है काकल, कौवा या अलीजिह्वा। दंतोष्ठ और ओष्ठ वर्णों को छोड़कर बाकी सबका कर्ण जिह्वा ही है। कोमल तालु और काकल स्थान और कर्ण दोनों भूमिकाओं में रहते हैं। जीभ के कर्ण कार्य के समय यानी जीभ जब किसी वर्ण के उच्चारण में कर्णवत क्रिया कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में वे स्थान भी बने रह सकते हैं कुछ वर्णों के प्रसंग में। कोमल तालु और काकल, परंतु कोमल तालु और काकल स्वयं नीचे ऊपर जाकर स्वरों में अनुनासिकता यानी रंजकता का गुण तथा नासिक के व्यंजन वर्णों यानी पंचम वर्णों, वर्गीय पंचम वर्णों की रचना में सहायक बनते हैं। इससे वे कर्ण भी माने जा सकते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं: बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न या आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मुख विवर की अपेक्षा बाहर होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहा जा सकता है, बल्कि कहा जाता है। अर्थात मुख्य रूप से स्वर तंत्री में होने वाले प्रयत्न और गौणतः फेफड़े में होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न मुख विवर की अपेक्षा भीतर अर्थात कंठ से ओष्ठ तक व्याप्त प्रयत्न को आभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न में मुख विवर की संवृत्ति या विवृत्ति देखी जाती है। संवृत्ति यानी बंद होना, विवृत्ति यानी खुला रहना। इसका मतलब कर्ण द्वारा स्थान को लक्ष्य बनाकर किए गए स्पर्श प्रयास से घटित संवृत्ति या विवृत्ति से है। संवृत्ति का यहाँ लक्ष्यार्थ लिया जा रहा है, नहीं तो मुख विवर पूर्ण रूप से यदि संवृत अर्थात बंद हो जाए तो वर्ण का उच्चारण ही कैसे होगा। इसी तरह विवृत्ति का भी यहाँ लक्ष्यार्थ ही ग्राह्य है, क्योंकि पूर्णतः विवृत्ति
यानी पूरी तरह से मुख विवर का खुला रहना तभी संभव है जब निश्वास मार्ग में कोई अवरोध न हो। परंतु अवरोध नहीं होगा तो वर्ण कैसे उच्चरित या उत्पन्न होगा। इसी से सापेक्षिक विवृत्ति या संवृत्ति ही ग्राह्य अर्थ है। संवृत्त विवृत्त का एक अन्य अर्थ में प्रयोग पश्चिम में विकसित आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुकरण पर आजकल हिंदी ध्वनियों के विश्लेषण में भी हो रहा है, और वह यह है कि स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर की स्थिति के संदर्भ में हम इन शब्दों का उपयोग करते आजकल पाए जाते हैं। यद्यपि स्वरों के उच्चारण में मुख विवर प्रायः विवृत ही रहता है, पर पश्चिमी भाषा विज्ञान में उस विवृति के भी 4 भेद किए गए हैं: विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। यह अर्थ हम यहाँ लेके फिलहाल नहीं चल रहे हैं। बाह्य प्रयत्न में स्वर यंत्र की संवृत्ति और विवृति देखी जाती है, जिसके लिए रूढ़ शब्द संवार और विवार हैं। यह जो रूढ़ी बनी है या बनाई गई है वह आंतरिक प्रयत्नों की जो संवृत्ति विवृत्ति है उससे अंतर दिखाने के लिए बनाई गई है। वर्ण के आविर्भाव या वर्ण के उच्चारण की प्रक्रिया का प्रारंभ वस्तुतः फुफ्फुस यानी फेफड़े से ही हो जाता है। और सही कहें तो आत्मा में बोलने की इच्छा उत्पन्न होती है, तभी यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। अर्थात आत्मा बुद्धि के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थों को संकलित कर उन्हें कहने की इच्छा से मन को नियुक्त करता है। तब मन इच्छा से युक्त होकर जठराग्नि को उद्बुद्ध करता है और वह जठराग्नि फेफड़े की वायु को यानी निश्वास वायु को प्रेरित करती है। फेफड़े का प्रयत्न कम या कम वेग से वायु प्रक्षेपित करना हो सकता है अथवा अधिक या अधिक वेग से वायु प्रक्षेपित करना हो सकता है। 2 प्रकार के प्रयत्न फेफड़े के इस तरह से हो सकते हैं। प्रेरित निश्वास वायु वहाँ से चलकर स्वर यंत्र या स्वर तंत्री की ओर आती है। तब स्वर तंत्री में प्रयत्न होते हैं, जिसके तहत या तो दोनों स्वर तंत्रियां शिथिल पड़ी रहती हैं और वायु को निर्बाध बिना अवरोध के कंठ मार्ग में आगे बढ़ जाने देती हैं, अथवा आपस में सट कर वायु का मार्ग रोक देती हैं, जिससे धक्का देकर वायु को आगे बढ़ना पड़ता है। स्वर यंत्र तक आते आते वायु में ध्वनि तत्व का विकास आरंभ हो जाता है, परंतु उसे पूर्णता तब मिलती है जब वायु मुख विवर में पहुंचकर वहां चलने वाले आंतरिक प्रयत्न से गुजर चुकी होती है। स्वर तंत्री से आगे बढ़ी वायु पूरी की पूरी मुख विवर से गुजरेगी या थोड़ी सी नासिका विवर से भी गुजरेगी अथवा मुख्यतः नासिका विवर से ही गुजरेगी। इसका भी निर्धारण उच्चारण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका निर्धारण काकल के साथ मिलकर कोमल तालु करता है। उच्चारण के समय आमतौर पर काकल सहित कोमल तालु ऊपर जाकर नासाद्वार को बंद किए रहता है, जिससे निश्वास वायु मुख विवर में से ही गुजरती है। परंतु कुछ स्थितियों में दोनों नीचे झुककर नासा विवर के द्वार को बंद कर देते हैं, जिससे मुख विवर के साथ नासिका विवर से भी कुछ मात्रा में वायु निकल जाती है। ऐसा
स्वरों के अनुनासिक उच्चारण के क्रम में होता है, जैसे ऊ, ए आदि बोलते समय। यदि कोमल तालु और काकल ज़्यादा नीचे झुक जाते हैं तो निश्वास को मुख विवर से निकलने की अपेक्षा मुख्यतः नासिका विवर से ही निकलना पड़ता है। इसी स्थिति में वर्गीय पंचम वर्ण या नासिक के व्यंजन, जिन्हें कई लोग पंचमाक्षर भी कहने के अभ्यस्त रहे हैं, ग, य, ण, न, म उच्चारित होते हैं। मुख विवर के आंतरिक प्रयत्न तक आते आते वर्ण का स्पष्ट उच्चार हो चुका होता है और फिर वर्णोच्चार को लिए हुए निश्वास वायु मुख और नासिका से बाहर निकलकर श्रोताओं के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से एक उच्चारण का विज्ञान है। बाह्य प्रयत्न के मुख्यतः दो भेद हैं। एक फेफड़े के प्रयत्न, जिसको प्राणत्व या बल के रूप में हम समझते हैं, और ये दो प्रकार के कम या कम वेग से निश्वास वायु का प्रक्षेप, यह अल्प प्राण की स्थिति है। दूसरा अधिक या अधिक वेग से निश्वास वायु का प्रक्षेप, यह महाप्राण की स्थिति है। और बाह्य प्रयत्न का दूसरा प्रकार है स्वर तंत्री में जो प्रयत्न होता है। ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। पहला स्वर तंत्रियों का शिथिल या अलग अलग रहना, जिसे श्वास या विवार की स्थिति कहते हैं, और दूसरा स्वर तंत्रियों का तने रहना और परस्पर सट जाना, इसे नाद या संवार की स्थिति कहते हैं। फेफड़े द्वारा प्रक्षिप्त निश्वास वायु की मात्रा या वेग अल्प हो तो आगे चलकर जिस वर्ण का उच्चारण संभव हो वह अल्प प्राण कहलाता है। जैसे क है, ग है, या सारे स्वर अल्प प्राण हैं। यदि प्रक्षिप्त निश्वास वायु की मात्रा या वेग अधिक हो तो उच्चरित वर्ण महाप्राण कहलाता है। निश्वास वायु आते समय यदि स्वर तंत्रियां शिथिल बनी रहें तो वायु निर्बाध गुजर जाती है। इस प्रकार वायु में नाद पैदा होने से रह जाता है, परंतु यदि वायु के आते समय स्वर तंत्रियां तन कर परस्पर सट जाएं तब वायु को धक्का देकर आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे नाद या घोष पैदा हो जाता है। पहली स्थिति के घटने से आगे चलकर जो वर्ण उच्चरित होता है वह अघोष कहलाता है, और दूसरी स्थिति के घटने से जो वर्ण उच्चरित होता है वह सघोष कहलाता है। जैसे सारे स्वर सघोष हैं, ग, घ, ग ये सघोष हैं, क और ख अघोष हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और संवृत। फिर से एक बार थोड़ा सुधार के, आभ्यंतर प्रयत्न के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं: स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत और विवृत। स्पृष्ट जब कर्ण स्थान को क्षण भर के लिए पूर्णतः छू ले, जिससे कि निश्वास वायु क्षण भर के लिए रुक कर झटके से निकले, तब ऐसे प्रयत्न को स्पृष्ट कहते हैं। और स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित वर्ण स्पर्श वर्ण। इसके बाद ईषत् स्पृष्ट। यह प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट इसलिए कहा जाता है कि इसमें कर्ण जो जिह्वा होती है स्थान को अंशतः कई बार छूती है, अर्थात लगता है कि कर्ण स्थान को न पूरी तरह छू पाया है न पूरी तरह अलग ही रहा है। तीसरा आंतरिक प्रयत्न है
नेम स्पृष्ट, जिसे ईषद विवृत भी कहते हैं, वह प्रयत्न नेम स्पृष्ट कहलाता है जिसमें करण स्थान के निकट पहुंचकर निश्वास का मार्ग संकरा बना दे, जिससे उसे संघर्ष करके निकलना पड़े। और चौथा प्रयत्न है विवृत। वह प्रयत्न विवृत कहलाता है जिसमें स्थान करण की ओर उठकर निश्वास मार्ग को ध्वनि उत्पन्न करने भर संकरा बनाकर भी स्थान से इतनी दूर रहता है कि मुख विवर प्रायः खुला रहता है, अर्थात जिसमें एक तरह से निश्वास मुख विवर से निर्बाध ही निकल जाए, वह प्रयत्न विपरीत होता है। भारतीय भाषा चिंतकों ने उच्चारण स्थान उसे कहा है, या स्थान उसे कहा है जिसे लक्ष्य बनाकर, जिसे लक्ष्य करके स्पर्श करने के लिए कर्ण उठता है। भले वह स्पर्श करे अथवा न करे, लेकिन प्रयत्न करता है, उसकी ओर उठता है कर्ण। स्थान का स्पर्श सबसे ज़्यादा स्पर्श व्यंजनों में होता है और तब अंतस्थों में होता है और तब ऊष्मों में होता है। अंतस्थ जैसे यर लवा है, तो इसमें जो स्पर्श की क्रिया होती है वह स्पर्श वर्णों यानी पांचों वर्गों के व्यंजनों से कम होती है, और सबसे कम स्पर्श की क्रिया ऊष्मों में होती है, जैसे तालव्यशा, मूर्धन्यशा, दंतशा। स्वरों में तो बिल्कुल ही स्पर्श नहीं होता। एक प्रकार से स्पर्श व्यंजन ही असली व्यंजन है, क्योंकि स्पर्श पूर्णतया और स्पष्ट रूप से इन्हीं के उच्चारण में घटित होता है। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण फेफड़े से शुरू होकर मुख विवर तक व्याप्त बाह्य एवं आंतरिक प्रयत्नों की समवेत भूमिका से संभव होता है। आंतरिक प्रयत्नों के अंतर्गत हम जानते हैं कि स्थान और कर्ण की भूमिकाएं भी शामिल हैं। तो हर वर्ण का उच्चारण फेफड़े से शुरू होकर मुख विवर तक व्याप्त बाह्य और आंतरिक प्रयत्नों की सम्मिलित भूमिका से ही संभव हो पाता है। कौन सा वर्ण उच्चरित होगा, इसका निर्धारण करने वाले तत्व हैं फेफड़े से चली हुई वायु यानी निश्वास वायु की मात्रा या वेग, स्वर तंत्रियों की विवृत्ति या समृद्धि यानी विवार या संवार, नासिका द्वार का बंद या खुला रहना तथा इसके खुलापन की मात्रा, उच्चारण स्थान, करण और आंतरिक प्रयत्न के प्रकार। लेकिन ज़्यादा सही यही कहना होगा कि आत्मा की इच्छा ही वर्ण निर्धारित कर देती है, जिसके उच्चारणार्थ ये सभी तत्व तदनुसार घटित होते हैं। इनमें से एक में भी अंतर आ जाने से उच्चरित वर्ण के स्वरूप में अंतर आ जाता है। जिन उच्चारण स्थानों एवं प्रयत्नों की ठोस भेदकता वर्णों के निर्धारण का पैमाना बनती है, उन्हीं की अपेक्षाकृत सूक्ष्म भेदकता से इन वर्णों का अंतर्वर्ती विभाजन संभव होता है। मुख विवर में से गुजर रही निश्वास वायु के अवरोध की स्थिति को ध्यान में रखकर वर्णों का स्वर और व्यंजन के रूप में वर्गीकरण प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। यदि कर्ण द्वारा स्थान को लक्ष्य कर उठने से अवरोध इतना कम पैदा किया जाए कि मुख विवर प्रायः विवृत ही रह जाए और निश्वास वायु लगभग बिना बाधा के ही गुजर जाए, तो इस स्थिति में उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। यदि कर्ण द्वारा यह अवरोध होने लगे कि वायु के मार्ग में साफ बाधा आने लगे और तब वायु उस बाधा को पार करके ही गुजर पाए, तब इस स्थिति में उच्चरित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात अबाधता स्वरों का मुख्य लक्षण है, बाधत्व या सबाधता व्यंजनों का प्रमुख लक्षण है। लेकिन सभी व्यंजनों में इस बाधा की मात्रा समान नहीं होती। ईषद विपरीत
ईषद स्पृष्ट और स्पृष्ट मुख विवर में 3 स्थितियां बाधा के 3 प्रकार बनाती हैं। प्रथम स्थिति में यानी ईषद विवृत में उच्चरित वर्ण ऊष्म, ईषद स्पृष्ट की स्थिति में उच्चरित वर्ण अंतस्थ और स्पृष्ट स्थिति में उच्चरित वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। बाधा या अबाधता ही वह भेदक लक्षण है जिस पर व्यंजन और स्वर की परिभाषा बननी चाहिए। स्वर स्वतः बोले जाते हैं, इसलिए उनका उच्चारण गूंगा व्यक्ति भी कर लेता है और व्यंजनों को उच्चरित होने के लिए आगे या पीछे से स्वरों का सहारा चाहिए। यह बात ठीक है, लेकिन यह लक्षण नहीं है, बल्कि यह तो सामर्थ्य की बात है। लक्षण तो बाधा या अबाधता के आधार पर ही बनना चाहिए। स्वर और व्यंजन इन 2 वर्गों की व्यवस्था के बाद भी ऐसे 2 वर्ण वर्णमाला में दिखाई देते हैं जिनका इन दोनों में से किसी से जोड़ नहीं बैठता। ये हैं अनुस्वार और विसर्ग। इन्हें प्रातिशाख्य की परंपरा में अयोगवाह कहा गया है। अयोगवाह जो न स्वर में फिट बैठते हैं और न व्यंजन में, लेकिन फिर भी वर्णमाला में जिनका वहन होता है। योग नहीं है लेकिन वहन होता है, अयोगवाह। यद्यपि स्वतंत्र वर्ण के रूप में अनुस्वार और विसर्ग की मान्यता प्राचीन काल से ही विवादित रही है, पर भाषा की व्यवस्था में इस तरह स्थान जमा कर ये बैठे हुए हैं कि अलग वर्ण के रूप में इन्हें मान्यता प्रदान कर इनका विश्लेषण किया जाता रहा है। ये भी उच्चारण में स्वरों की सहायता लेते हैं, पर जहाँ व्यंजन कभी आगे तो कभी पीछे से स्वर का सहारा लेते हैं, माने दोनों तरह से व्यंजन सहारा लेते हैं अपने उच्चारण में स्वर का। जैसे क का उच्चारण करना है तो या क के बाद अ लगा के बोलें या पहले अ लगा के बोलें, अक बोलें या क बोलें, इक बोलें या की बोलें। बिना स्वर के आगे या पीछे के सहयोग के व्यंजन उच्चरित नहीं होंगे, लेकिन व्यंजन दोनों तरफ से सहारा लेके उच्चरित हो सकते हैं, कभी आगे से तो कभी पीछे से। लेकिन अयोगवाह के सिर्फ पहले आकर स्वर इन्हें सहारा देते हैं। हम परंपरागत रूप से जानते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग को व्यक्त करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है अह के रूप में व्यक्त करना, और यह प्रातिशाख्य परंपरा से समर्थित भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।